Hello everyone, welcome to today's discussion on satellite. हिंदी में हम उसे उपग्रह कहते हैं। ये ज्योग्राफी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और साथ ही साथ जो विद्यार्थी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स या पीसीएस एग्जाम्स की तैयारी में लगे हुए हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों ही दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझें सैटेलाइट्स के बारे में कि क्या है, अर्थात वे आकाशीय पिंड जो अपने अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं तथा अपने ग्रह के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। ग्रहों की भांति इनकी भी अपनी चमक नहीं होती, अतः ये सभी सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। ग्रहों के समान उपग्रहों का भ्रमण पथ भी पैराबोलिक होता है। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, सबसे अधिक उपग्रह शनि के हैं। देखा जाए तो अर्थ का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। यह सोलर सिस्टम का 5वां सबसे बड़ा सैटेलाइट है। चंद्रमा अपने दीर्घ वृत्ताकार और झुकाव युक्त कक्षा के सहारे अर्थ की परिक्रमा करता है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा लगभग 27 पृथ्वी दिवसों में करता है तथा वो इतने समय में ही अपने अक्ष पर भी रोटेशन करता है। चंद्रमा का अपने पथ अक्ष पर घूर्णन उसके द्वारा की जाने वाली पृथ्वी की परिक्रमा के समान है। परिणाम स्वरूप पृथ्वी की सतह से एक समय में उसका 59% भाग ही दिखाई देता है। चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव होने के कारण दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं। सितंबर 2021 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने मून के साउथ पोल पर स्थित एक क्रेटर का नॉमेनक्लेचर 1909 में अर्थ के नॉर्थ पोल तक पहुंचने वाले अमेरिकी अश्वेत व्यक्ति डॉक्टर मैथ्यू एलेक्जेंडर हेंसन के नाम पर हेंसन क्रेटर किया। अब आप देखेंगे यहां स्पष्ट रूप से ये है हेंसन क्रिएटर डॉक्टर मैथ्यू और इनका अचीवमेंट्स रहा को डिस्कवरर ऑफ द नॉर्थ पोल 1909, लोकेशन साउथ पोल ऑफ द मून एंड रिकॉग्नाइजिंग डाइवर्स कंट्रीब्यूटिंग टू एक्सप्लोरेशन। अब हम बात करेंगे नासा आर्टेमिस मिशन। इसके अंतर्गत ईयर 2028 तक सामान्य नागरिक को मून पर उतारने की योजना बना रहा है। यह नासा का पहला गहन अंतरिक्ष अन्वेषण सिस्टम मींस डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन सिस्टम है, जिसका ऑब्जेक्टिव वैज्ञानिक खोज और आर्थिक लाभों में योगदान देना और न्यू जनरेशन के खोजकर्ताओं को प्रेरित करना है। You understand in English, satellites are celestial bodies that revolve around their respective planets and along with their planet also revolve around the sun. Like planets, they do not have their own light. Therefore, they are also illuminated by the light of the sun. Similar to planets, the orbit of satellites is parabolic. Mercury and Venus do not have any satellites. Saturn has the highest number of satellites. Earth has only one satellite, the Moon. It is the 5th largest satellite in the solar system. The Moon revolves around the Earth along its elliptical
and tilted orbit. The moon completes one revolution around the earth in approximately 27 earth days and rotates on its axis in the exact same amount of time. The moon's rotation on its axis is equal to its revolution around the earth. Consequently, only 59% of its surface is visible from the earth at any given time. Due to the absence of atmosphere on the moon, two people cannot hear each other speak. In September 2021, the International Astronomical Union named a crater located at the moon's south pole the Hansen crater after Dr. Matthew Alexander Hansen, an African American explorer who reached the Earth's North Pole in 1909. This is a very important line. Under the NASA Artemis mission, there is a plan to land ordinary citizens on the moon by the year 2028. This is NASA's first deep space exploration system aimed at contributing to scientific discovery and economic benefits and inspiring a new generation of explorers. So, next, discuss supermoon. मून एंड अर्थ के बीच की एवरेज डिस्टेंस 3,84,000 किलोमीटर है। चूंकि मून पैराबोलिक ऑर्बिट में अर्थ की परिक्रमा करता है, इसी कारण अर्थ एंड मून के बीच की डिस्टेंस बदलती रहती है। सुपरमून वो स्थिति है जब मून अर्थ के सबसे निकट होता है। इसे पेरिजी फुल मून भी कहा जाता है। इसमें मून 14% ज्यादा बड़ा एंड 30% अधिक चमकीला दिखाई पड़ता है। 26 मई 2021 को पूर्ण चंद्रग्रहण और सुपरमून की परिघटना एक साथ देखी गई। एक सामान्य वर्ष में 2 से 4 पूर्ण सुपरमून और एक क्रम में 2 से 4 नए सुपरमून हो सकते हैं। तो ये देखिए, आप समझ सकते हैं कि एपोगी एवरेज डिस्टेंस ये बताया गया। एवरेज डिस्टेंस 3,84,000 किलोमीटर है, जबकि पेरिस डिस्टेंस में जो है जो डिस्टेंस इसका कम हो जाता है। और इसके बाद देखा जाए तो ये देखिए टिपिकल फुल मून, और इसीलिए सुपर मून 14% लार्जर है और 30% ब्राइटर। तो इससे क्या है, देखिए मेन चीज की फैक्ट्स आपको याद रखना है कि इस टर्म्स को किसने क्वाइन किया था। रिचर्ड नोले, एस्ट्रोलॉजर, ईयर 1979 में। और टिपिकली 2 to 4 टाइम्स पर ईयर इसकी फ्रीक्वेंसी है। यहां आपको जानना यह आवश्यक है कि मई 2021 में जो दिखा था सुपर मून प्लस टोटल ल्यूनर इक्लिप्स। अब देखिए सुपर मून को हम अंग्रेजी में समझेंगे। द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड द अर्थ इज 3,84,000 किलोमीटर। सिंस द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ in a elliptical means parabolic orbit, the distance between the earth and the moon keeps changing. A supermoon is a phenomenon that occurs when the moon is its closest point to the earth. It is also known as a perigee full moon. During this time, the moon appears about 14% larger and 30% brighter than usual. On May 26, 2021, the phenomena of a total lunar eclipse and a supermoon were observed together. In a typical year, there can be 2 to 4 full supermoons, and in a sequence, 2 to
4 new supermoons. According to NASA, the term supermoon was coined in 1979 by astrologer Richard Nolly. Next, ब्लू मून, जिसे हिंदी में आप समझ सकते हैं नील चंद्रमा बोलते हैं। एक कैलेंडर माह में जब 2 पूर्णिमाएं होती हैं तो दूसरी पूर्णिमा का चांद ब्लू मून कहलाता है और इसका नीला रंग से कोई संबंध नहीं है। इसका मेन काज है कि 2 पूर्णिमाओं के बीच के अंतराल का 31 डेज से कम होना और ऐसा हर 2-3 साल में होता है। 31 अक्टूबर 2020 को ब्लू मून की स्थिति देखी गई। अगली ब्लू मून की घटना 31 अगस्त 2023 में देखने को मिली और अगला प्रमुख मासिक ब्लू मून 31 मई 2026 को देखा गया इसी साल। जब किसी विशेष वर्ष में 2 या अधिक माह ब्लू मून के होते हैं तो उसे ब्लू मून ईयर भी कहा जाता है। तो आप देखिए, इसमें आप खुद देख सकते हैं कि रिसेंट देखिए ब्लू मून फर्स्ट टाइम जो है स्टार्टिंग इसकी 31 अक्टूबर 2020 में हुए, देन आफ्टर 31 अगस्त 2023 एंड देन आफ्टर करेंट जो इस साल आप लोगों ने देखा 31 मई 2026 को। अब अगला जो है नेक्स्ट 31 दिसंबर 2028 में दिखने की संभावना है। तो देखिए, इस तरह से देखा जाए तो फुल मून फर्स्ट मई 1 2026, फिर इसके बाद ये कैसे बना देखिए, पूर्ण रूप से चंद्रमा चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। और यहां पर देखिए, इसका मतलब ये है कि सेकंड फुल मून इन सिंगल कैलेंडर मंथ इज कॉल्ड ए ब्लू मून। तो इसे हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो इसके माध्यम से समझ सकते हैं। द सेकंड फुल मून इन वन कैलेंडर मंथ। So, when there are 2 full moon in a single calendar month, the second full moon is called a blue moon. It has no relation to the color blue. In reality, the main reason for this is that the interval between 2 full moons is less than 31 days. This happens every 2 or 3 years. A blue moon occurred on October 31st, 2020 and the next blue moon event was observed on August 31st, 2023 and the next major monthly blue moon was observed on May 31st, 2026. When a particular year has 2 or more months with a blue moon, it is called a blue moon year. Next is pink supermoon. 7 अप्रैल 2020 को विश्व के अनेक भागों में पिंक सुपरमून की परिघटना देखी गई। इसमें मूलतः पिंक कलर का नहीं होता है। अब ये आप खुद देख सकते हैं कि इस तरह से, तो पिंक सुपरमून मात्र एक नाम है जो अमेरिका और कनाडा में बसंत ऋतु में खिलने वाले पिंक वाइल्ड फ्लावर के नाम पर रखा गया है। जैसा कि देखिए आप चित्र में आपको क्लियर दिख रहा है। तो द मून इज नॉट नेचुरली पिंक, द नेम इज ट्रेडिशनल ओरिजिनेटिंग फ्रॉम नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स इन नॉर्थ अमेरिका मार्किंग द अर्ली स्प्रिंग ब्लूम। तो इस तरह से देखिए, लगातार 4 पूर्ण चंद्र ग्रहणों यानी ल्यूनर ट्रेटेड को ब्लड मून की संज्ञा दी गई। ब्लड मून यानी आप यहां पर ये देख सकते हैं कि यहां पर देखिए सन है, सनलाइट स्कैटर्ड, जब अर्थ एटमॉस्फेयर रीचेस द मून तो यहां पर अम्ब्रा यानी अर्थ फुल शैडो में होता है एंड पेनुम्ब्रल शैडो, और ये इस तरह से ये टोटल ल्यूनर इक्लिप्स इस फॉर्म में हो जाता है। तो यदि इसको हम समझे तो यही है कि लगातार 4 पूर्ण चंद्र ग्रहणों यानी ल्यूनर टेट्राड को ब्लड मून की संज्ञा दी गई है और 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण को टेट्रॉड भी कहा जाता है। जब अर्थ मून पर पूर्ण छाया डालती है तो सन का लाइट मून तक न पहुंच पाने के कारण पूर्ण चंद्र ग्रहण की स्थिति उत्पन्न होती है।
इसमें चंद्रमा का रंग लाल हो जाता है, इसे ही ब्लड मून कहा जाता है। पूर्ण चंद्रग्रहण दुर्लभ परिघटना है। जनरली 3 चंद्रग्रहणों में से एक पूर्ण चंद्रग्रहण की घटना होती है। अब इसी चीज को अंग्रेजी में यदि आप समझें तो ए सीक्वेंस ऑफ 4 कंसेक्यूटिव टोटल ल्यूनर इक्लिप्स इज टर्म ए ब्लड मून। 4 total lunar eclipses are also called a tetrad. When the earth casts its full shadow on the moon, sunlight cannot reach the moon, resulting in a total lunar eclipse. During this event, the moon appears red in color, which is called a blood moon. A total lunar eclipse is a rare phenomenon. Generally, 1 out of every 3 lunar eclipses is a total lunar eclipse. So, next, हमारी इंडिया जर्नी टू द मून्स, हमारे भारत में चंद्रमा की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, जिसे हम चंद्रयान मिशन के नाम से जानते हैं। तो हम सबसे पहले चंद्रयान फर्स्ट की बात करेंगे, जो कि अक्टूबर 22, 2008 में लॉन्च किया गया और PSLV C11 के नाम से ये फर्स्ट इंडियन ल्यूनर मिशन था। और चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि इसका क्या इंपैक्ट पड़ा प्रोब पे। तो इस तरीके से चंद्रयान फर्स्ट भारत ने 22 अक्टूबर 2008 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C11X से अपने पहले चंद्र अभियान चंद्रयान 1 को रवाना किया। इस प्रकार अमेरिका, यूरोप, रसिया, जापान और चाइना के बाद इंडिया मून की ऑर्बिट में पहुंचने वाला 6 नंबर का देश बन गया। इस मिशन में इंडिया द्वारा निर्मित मानव रहित स्पेसयान मून इंपैक्ट प्रोब को मून्स की सतह पर उतारा गया। चंद्रयान 1 ने मून पर आइस के होने की जानकारी दी। इसने मून्स की इक्वेटर लाइन के ठीक ऊपर अर्थात भूमध्य रेखा के ऊपर 1.2 किलोमीटर लंबी गुफा या लावा ट्यूब की जानकारी दी, जिसका टेम्परेचर हमेशा लगभग -20 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। That means India launched its first lunar mission Chandrayaan 1 on October 22, 2008 from the Satish Dhawan Space Center in Sriharikota, Andhra Pradesh, using the Polar Satellite Launch Vehicle. Thus, India became the 6th country to reach the moon's orbit after the USA, Europe, Russia, Japan and China. As part of this mission, India built unmanned spacecraft, the Moon Impact Probe was crash landed on the lunar surface. Chandrayaan 1 provided information confirming the presence of ice on the moon. It also provided data on a 1.2 kilometer long cave or lava tube located just above the moon's equator, which maintains a constant temperature of approximately -20 degree centigrade. Next, Chandrayaan 2 launched July 22, 2019, जिसे GSLV MK3 M1 कहा गया। तो यहां से आप देख करके समझ सकते हैं कि कैसे डायग्राम के माध्यम से। तो मैं इसे डिटेक्ट कर देता हूं। 22 जुलाई 2019 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष सेंटर से इसरो ने चंद्रयान 2 का भी प्रक्षेपण GSLV Mark 3 M1 रॉकेट से किया। टेक्निकली रूप से 3840 किलोग्राम का चंद्रयान 2 3 भागों में डिवाइडेड हुआ, जिसमें ऑर्बिटर, लैंडर यानी विक्रम और रोवर प्रज्ञान शामिल है। ये ऑन 23rd डेज अर्थ की परिक्रमा करने के बाद 20 अगस्त 2019 को मून के ऑर्बिट में प्रवेश कर गया। 7 सितंबर 2019 को अपने अगले स्टेज में
मून के साउथ पोल पर पूर्व निर्धारित योजना के अनुरूप उतरने मींस सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान निर्धारित गंतव्य से 2.1 किलोमीटर अर्थात 1.3 मील पहले इसरो का लैंडर से संपर्क टूट गया। स्टार्टिंग में इसके 1 वर्ष तक कार्य करने की योजना थी, लेकिन ऑर्बिटर में बचा हुआ अतिरिक्त ईंधन और इसकी हाई एफिशिएंसी के कारण यह कई वर्षों तक मून की चंद्र परिक्रमा सफलतापूर्वक कर रहा है और हमें डेटा भी भेज रहा है। तो इस तरह से देखा जाए तो महत्वपूर्ण जो हमारे वैज्ञानिक खोजें हुई तो उनमें ऑर्बिटर पर लगे उन्नत कैमरों और उपकरणों में चंद्रमा की सतह पर प्रचुर मात्रा में पानी के अणु मींस वाटर मॉलिक्यूल्स की उपस्थिति का सटीक पता लगाया और मून्स के हॉरिजॉन्टल मिनरल्स का मानचित्रण किया। ऑर्बिटर्स का मेन फंक्शन मून का मानचित्रण करना और सोलर रेडिएशन की तीव्रता का परीक्षण करना और चंद्रयान 2 चंद्रयान 1 मिशन का ही अगला स्टेज है। इसके बाद देखिए चंद्रयान 3 लॉन्च जुलाई 14, 2023 एंड लैंडेड अगस्त 23, 2023। तो ये तो जैसे यही प्रक्रिया चलती रही। अभी जैसा कि हम चंद्रयान 2 पढ़े तो चंद्रयान 2 को यदि इंग्लिश में समझें तो ऑन जुलाई 22, 2019 इसरो लॉन्च चंद्रयान 2 फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश, यूजिंग द GSLV Mark 3 M1 rocket technically weighing 3,840 kilogram. Chandrayaan 2 is divided into 3 parts: the orbiter, the lander means Vikram, and the rover means Pragyan. After orbiting Earth for 23 days, the spacecraft entered lunar orbit on August 20, 2019. On September 7, 2019, during its planned soft landing on the moon's south pole in the next phase, ISRO lost contact with a lander 2.1 kilometers, 1.3 miles before the scheduled destination. Initially planned to operate for 1 year due to remaining extra fuel in the orbiter and its high efficiency, it has been successfully orbiting the moon for many years up to the present, the sending crucial data. Advanced cameras and instruments on board the orbiter precisely detected the presence of abundant water molecules on the lunar surface and mapped the moon's surface minerals. The primary function of the orbiter is to map the moon, test the intensity of solar radiation, and serve as the next phase of the Chandrayaan 1 mission. तो अभी जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको चंद्रयान 3 के बारे में अवगत कराया था। दरअसल चंद्रयान 2 के अनुभव और अधूरे लक्ष्य को पूरा करते हुए भारत ने चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान मून के साउथ पोल के पास सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब रहा और इसके साथ ही भारत चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश और कुल मिलाकर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया। और इसी ऐतिहासिक दिन भारत सरकार द्वारा 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के रूप में घोषित किया गया। मींस बिल्डिंग अपॉन द एक्सपीरियंस एंड इनकम्प्लीट ऑब्जेक्टिव ऑफ चंद्रयान 2, इंडिया लॉन्च द चंद्रयान 3 मिशन on August 23, 2023. Chandrayaan 3's lander Vikram and rover Pragyan successfully achieved a soft landing near the moon's south pole. With this, India became the first country in the world to land on the moon's south pole and fourth country overall to successfully perform a soft landing. Means marking this history day, the government of India declared August 23 as a national space day. तो ये देखिए क्या है कि
चंद्रयान की जर्नी कैसे रही, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 एंड चंद्रयान 3 के रूप में, इसे आप लोगों ने समझा। अब इसके बाद हम बात करेंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की, जिसे हम हिंदी में कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। विभिन्न देशों ने अनेक आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी स्थापित किए हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट शब्द का प्रयोग जनरली किसी यंत्र के लिए करते हैं जिसे स्पेस में अर्थ या किसी अन्य आकाशीय पिंड की परिक्रमा करने हेतु प्रक्षेपित किया जाता है, जो अर्थ की परिभ्रमण दिशा से साम्यता स्थापित करने के लिए पूर्व की ओर प्रक्षेपित किए जाते हैं। जनरली दूर संवेदी उपग्रह ध्रुवीय सूर्य समतुल्य कक्षा, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, में 320 to 1100 किलोमीटर के डिस्टेंस पर स्थापित किए जाते हैं। इन सैटेलाइट्स का परिभ्रमण काल 24 घंटे का होता है। ये इक्वेटर लाइन को एक निश्चित लोकल टाइम पर ही पार करते हैं, जो सामान्यतः मॉर्निंग 9 to 10 o'clock होता है। सुदूर संवेदी उपग्रहों के द्वारा अर्थ के एक परिभ्रमण में सुदूर संवेदन किया जाने वाला क्षेत्र स्वाथ कहलाता है, और विभिन्न सैटेलाइट्स में यह प्रायः 10 से 100 किलोमीटर चौड़ी धरातलीय पट्टी होती है। चूंकि अर्थ वेस्ट टू ईस्ट की ओर घूर्णन करती है, अतः यह सैटेलाइट पृथ्वी की रोटेशन के क्रम में देखा जाए तो यह पश्चिम के भाग को बिना ढके आगे बढ़ जाती है, और यही कारण है कि पूरी अर्थ को कवर करने हेतु अनेक सुदूर संवेदी उपग्रहों की आवश्यकता पड़ती है। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट अर्थात भूस्थैतिक कक्षा में 36,000 किलोमीटर की हाइट पर स्थापित किए जाते हैं। अर्थ के रोटेशन पीरियड से मेल खाने के कारण ये आकाश में एक ही स्थान पर स्थित प्रतीत होते हैं, और यही कारण है कि इन्हें भूस्थैतिक उपग्रह भी कहते हैं। समस्त अर्थ को एक साथ कवर करने के लिए न्यूनतम 3 भूस्थैतिक उपग्रहों की आवश्यकता पड़ती है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या है, इसको यदि हम अंग्रेजी में समझें तो वेरियस कंट्रीज हैव आल्सो डिप्लॉयड न्यूमरस आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। द टर्म आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज जनरली यूज्ड फॉर ए डिवाइस लॉन्च्ड इनटू स्पेस टू ऑर्बिट द अर्थ और another celestial body. These are launched eastward to establish correspondence with the Earth's direction of rotation. Generally, remote sensing satellites are placed in a polar sun synchronous orbit at a distance of 320 to 1100 km. The orbital periods of these satellites is 24 hours. They cross the equator at a fixed local time, which is usually between 9 a.m. to 10 a.m. The area subjected to remote sensing by a remote sensing satellite during a single revolution of the Earth is called swath. In various satellites, this is typically a surface strip 10 to 100 km wide. Since the Earth rotates from west to east, these satellites progressively move forward while leaving the western parts uncovered during their orbits. For this reason, multiple remote sensing satellites are required to cover the entire Earth. Telecommunication satellites are placed in a geostationary orbit at an altitude of 36,000 km, matching the Earth's rotation period. They appear stationary at a single spot in the sky. Because of this, they are also called geostationary satellite. A minimum of 3 geostationary satellites is required to cover the entire Earth simultaneously. तो देखिए, जैसा कि ये पिक्चर के माध्यम से आप देख सकते हैं, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स जिसे हम पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट भी बोलते हैं, और ये मैंने बताया पहले कि इसकी जो है ऑर्बिट है 320 to 1100 किलोमीटर, इसका पीरियड 24 आवर्स का है, क्रॉसेस इक्वेटर को 9 to 10 AM लोकल टाइम में, और इसका अर्थ रोटेशन है वेस्ट टू ईस्ट। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और
टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट्स में आप देखते हैं जिसे हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं, ये ऑर्बिट 36,000 किलोमीटर मैचेस अर्थ रोटेशन पीरियड आप देख सकते हैं। और इस तरीके से ये मिनिमम ऑफ 3 सैटेलाइट्स फॉर ग्लोबल कवरेज 1 2 3। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे एस्ट्रोसैट। ये इंडिया मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी है। एस्ट्रोसैट भारत की प्रथम समर्पित बहुतरंगदैर्घ्य अंतरिक्ष वेधशाला अर्थात मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी है। खगोलीय शोध को समर्पित यह वेधशाला अर्थ की निचली निकट लो अर्थ नियर इक्वेटोरियल ऑर्बिट में लगभग 650 किलोमीटर की हाइट पर स्थापित की गई है। एस्ट्रोसैट के सफल प्रक्षेपण के साथ भारत अब अमेरिका, रसिया, जापान और यूरोपियन यूनियन के ऐसे स्पेसिफिक क्लब में शामिल हो गया है जिन्होंने अपनी स्पेस वेधशाला स्थापित की है। दैट मीन्स एस्ट्रोसैट इज इंडिया फर्स्ट डेडिकेटेड मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी dedicated to astronomical research. This observatory is placed in a low Earth near equatorial orbit at an altitude of approximately 650 km. With the successful launch of AstroSat, India has now joined an exclusive club alongside the USA, Russia, Japan and European Union that have established their own space observatories. Next हम बात करेंगे मेटेओर्स एंड मेटेओराइट्स कॉस्मिक फेनोमेना। सो हिंदी में हम इसे बोलते हैं उल्कास्म या उल्का पिंड। मेटेओर्स यानी उल्का पिंड। ये स्पेस में तीव्र गति से घूमते हुए अत्यंत सूक्ष्म ब्रह्मांडी पिंड है। धूल और गैस से बने हैं। ये पिंड जब भी एटमॉस्फेयर में इंटर करते हैं तो अर्थ के ग्रेविटेशन के कारण तेजी से अर्थ की ओर आते हैं तथा एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन से जलने के कारण चमकने लगते हैं और इन्हें टूटता हुआ तारा या शूटिंग स्टार भी इसलिए कहा जाता है। जनरली ये अर्थ पर पहुंचने से पहले ही जलकर नष्ट हो जाते हैं, उन्हें हम मेटोरस कहते हैं। लेकिन कुछ पिंड एटमॉस्फेयर के फ्रैक्शन से पूर्णतः जल नहीं पाते हैं और रॉक्स के रूप में अर्थ में आ गिरते हैं, जिन्हें हम मेट्रॉइड्स कहते हैं यानी उल्का पिंड। ये जब पृथ्वी पर एक साथ कई उल्का पिंड पहुंचते हैं या गिरते हैं उसे हम बोलते हैं मेटोर सोवर। यानी ये देखिए मेटोर सोवर के रूप में ये आप देख सकते हैं। जैसे आप सोवर में पानी गिरता है तो देखिए उस रूप में अलग अलग मल्टी मेटोर सेपरेट टू ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम वन इरेडियंट। तो इस तरह से देखिए आप चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। और जब अर्थ पर एक साथ कई उल्का पिंड पहुंचते हैं या गिरते हैं तो उनका मेटोर सोवर होता है और ये एक वार्षिक खगोलीय घटना है जिसे सबसे खूबसूरत उल्का पिंडों की बौछार माना जाता है। इनका नाम उस नक्षत्र के नाम पर रखा गया जहां उनका पिंड आते हैं। वर्ष 2021 में 6 से 30 नवंबर के बीच लियोनिड्स उनका बौछार सक्रिय रहा। अब हम बात करेंगे मेट्रोस एंड मेट्रॉइड्स के बारे में इन इंग्लिश में। दीज आर एक्सट्रीमली स्मॉल कॉस्मिक बॉडीज मूविंग एट हाई स्पीड in space. When these bodies, composed of dust and gas, enter the Earth's atmosphere, they rapidly rush toward Earth due to its gravitational pull and begin to glow as they burn up due to atmospheric friction. They are also known as shooting stars. Often, they burn up completely before reaching the Earth's surface, and these are called meteors. However, some bodies do not burn up entirely from atmospheric friction and crash onto the earth as rocks, which are called meteoroids. When multiple meteoroids
reach or fall onto the earth simultaneously, it is called meteor shower. This is an annual astronomical event considered to be one of the most beautiful meteor showers. Meteor showers are named after the constellation from which they appear to originate. Between November 6 and November 30, 2021, the Leonids meteor shower remained active. तो ये डायग्राम के माध्यम से आपने देखा। एंड नेक्स्ट इज कॉमेट्स। हम इसके स्ट्रक्चर, ऑर्बिट के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं पिक्चर्स में कि कॉमेट्स का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। ये जो न्यूक्लियस है, ठीक है, कॉस्मिक डस्ट, आइस और फ्रोजन गैसेस से मिलकर बना है। ये आपका कहलाता है कोमा हेड। ये जो है डस्ट टेल है। आयन ये गैस के रूप में है और हीट्स अप एंड फॉर्म्स टेल्स ऑन नियर द सन। तो ये देखिए किस तरीके से बन रहे हैं। तो एंड ये किस फॉर्म में, देखिए अर्थ में कैसे ऑर्बिट करता है न्यूक्लियर सन, जिसे हम कोल्ड डार्क रीजन में होता है एफेलियन एंड यहाँ प्रीहेलियन कहते हैं। तो अभी हम आपको और अच्छे तरीके से हिंदी में बताते हैं। दरअसल कॉमेट्स को हम धूमकेतु या पुच्छर तारे भी कहते हैं। ये आकाशीय धूल, बर्फ और हिमानी गैसों के पिंड हैं जो सूर्य से दूर ठंडे व अंधेरे क्षेत्र में रहते हैं। सूर्य के चारों ओर ये लंबी किंतु अनियमित या असंकेंद्रित मीन्स एसेंट्रिक कक्षा में घूमते हैं। ये अपने ऑर्बिट में घूमते हुए कई वर्षों के बाद जब ये सूर्य के समीप से गुजरते हैं और गर्म होकर इनसे गैसों की फुहारें निकलती हैं जो एक लंबी चमकीली पूंछ के समान प्रतीत होती है। कभी कभी ये पूंछें लाखों किलोमीटर लंबी होती है। सामान्य अवस्था में पुच्छर तारा बिना पूंछ का भी होता है। पुच्छर तारे के शीर्ष को कोमा कहते हैं और लंबी अवधि का धूमकेतु 70 से 90 वर्षों के अंतराल पर दिखाई पड़ता है। हेली पुच्छर तारा भी इन्हीं में से एक है जो 76 ईयर अंतराल के बाद दिखाई पड़ता है। अंतिम बार यह 1986 में देखा गया था और इस तरह से वर्ष 2062 में हेली पुनः दिखाई देगा। ऐसा खगोल शास्त्रियों का मानना है कि सौरमंडल में लगभग 1 लाख धूमकेतु विचरण कर रहे हैं। तो अब यहां पर देखिए, जिसे ये मैंने बताया था हेली कॉमेट्स के बारे में। तो सबसे पहले देखिए, जो हम पुच्छर तारे की बात कहे थे उसी को हम हिंदी को अंग्रेजी में बताते हैं का कोशिश कर रहे हैं कि दीज आर celestial bodies composed of cosmic dust, ice and frozen gases will reside in the cold and dark regions far from the sun. They orbit the sun in long but irregular of eccentric paths while traveling in their orbit. When they pass near the sun after many years, they heat up and emit space of gases which appear like a long bright tail. Sometimes this tail is millions of kilometers long. In its normal state, a comet is without a tail. The head of comet is called the coma. Long period comes appear at interval of 70 to 90 years. Halley's comet is one of these. It appeared after an interval of 76 years. It was last seen in 1986 AD. It is noteworthy the Halley will appear again in the year 2062. According to astronomers, approximately 1 lakh comets are traversing the solar system. And next is एस्ट्रॉइड्स। एस्ट्रॉइड्स यानी हम इसे बोलते हैं क्षुद्र ग्रह या अवांतर ग्रह। एस्ट्रॉइड्स मार्स एंड जुपिटर प्लेनेट के मध्य क्षेत्र में सूर्य की परिक्रमा करने वाले छोटे से लेकर सैकड़ों किलोमीटर आकार के पिंड हैं। स्पेस में लगभग 1 बिलियन एस्ट्रॉइड्स होने का अनुमान है। इनका डायमीटर 1 मीटर से अधिक है। 150 से अधिक एस्ट्रॉइड्स के 2 मून हैं, इसीलिए इन्हें बाइनरी एस्ट्रॉइड भी कहते हैं।
इनका क्लासिफिकेशन मुख्य क्षुद्रग्रह पट्टी ट्रोजन्स और पृथ्वी के समीप उपस्थित क्षुद्रग्रह यानी नियर अर्थ एस्ट्रॉयड्स के रूप में किया जाता है। इनकी ओरिजिन प्लेनेट के विस्फोट के फलस्वरूप टूटे हुए खंडों से हुई है। यद्यपि इस संबंध में कुछ अन्य मत भी हैं। वर्नार्ड नेली बरस्टीन धूमकेतु, जिसे नवंबर 2010 में खोजा गया, खगोलविदों द्वारा देखा गया कि अब तक का सबसे बड़ा बर्फीला धूमकेतु है। अर्थ को एस्ट्रॉयड्स के प्रभाव से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से नासा ने एक डबल एस्ट्रॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट नामक मिशन को डेवलप किया है, जो अर्थ के निकट आते हुए एस्ट्रॉयड्स के मार्ग को इस प्रकार परिवर्तित कर देगा कि वो अर्थ से न टकरा पाए, जिसे 24 नवंबर 2021 को प्रक्षेपित किया गया। यह नासा का पहला मिशन है जिसमें एस्ट्रॉयड की ऑर्बिट में बदलाव करना शामिल है। डाल्ट काइनेटिक एनर्जी आघात तकनीक मींस काइनेटिक इंपैक्ट टेक्निक पर काम करता है। इसको जॉन हॉपकिंस अप्लाइड फिजिक्स लेबोरेटरी द्वारा डेवलप किया गया रहा है। इसका लक्ष्य डीडीमॉस यानी जुड़वा नामक क्षुद्रग्रह है, जो अक्टूबर 2022 एवं 2024 में अर्थ के निकट से गुजर चुका है। और इस तरह से देखें, यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा ईयर 2024 में हेरा मिशन भेजा गया और वर्ष 2027 में डिडाइमोस सिस्टम, जो एक बाइनरी नियर अर्थ एस्टेरॉयड है, पहुंचेगा। ये डाल्ट टकराव से निर्मित गड्ढों को मापने और एस्ट्रॉयड्स के ऑर्बिट प्रक्षेपक वक्त में परिवर्तन का अध्ययन करेगा। नासा ने मुख्य क्षुद्रग्रह बेल्ट्स में 16 साइकी नामक एक विशाल धातु क्षुद्रग्रह की खोजबीन के लिए अगस्त 2022 में साइके मिशन को प्रक्षेपित करने की घोषणा की थी और ये 2026 तक क्षुद्रग्रह बेल्ट में पहुंच गया। यह साइंटिस्ट द्वारा खोजा जाने वाला 16 एस्ट्रॉयड था और इसकी खोज इतालवी एस्ट्रोनॉमर्स एनिबेल डी गैस्पारिस द्वारा 17 मार्च 1852 में की गई थी। चिक्सब्लूक इंपैक्टर एक क्षुद्रग्रह है। ऐसा माना जाता है कि 66 मिलियन ईयर बिफोर इस एस्ट्रॉयड्स के अर्थ से टकराने के कारण डायनासोर की प्रजातियां अचानक विलुप्त हो गई थी। इसका डायमीटर 10 किलोमीटर से अधिक था। जब किसी एस्ट्रॉयड को फर्स्ट बार खोजा जाता है तो उसे एक अनंतिम नाम दिया जाता है जो 8 वर्ण लंबा होता है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा 11 नवंबर 2006 को खोजे गए एक एस्ट्रॉयड्स 2006 BP32 को 23 सितंबर 2019 से अब भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज के नाम से जाना जाएगा और इस लघुग्रहों को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा स्थानीय अंक दिए जाते हैं और पंडित जसराज ग्रह को 300128 संख्या दी गई है। इससे पूर्व नासा ने 12 अप्रैल 2015 को स्पेस में स्थित एक एस्ट्रॉयड्स 316201 का नाम पाकिस्तान की सामाजिक कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई के नाम पर रखा गया था। 21 सितंबर 2018 को जापान एयरस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी द्वारा संचालित मानव रहित हायाबुसा 2 स्पेस यान की सहायता से रायुगु नामक एस्ट्रॉयड्स पर 2 रोबोटिक रोवर उतारे गए और किसी एस्ट्रॉयड्स पर रोबोटिक रोवर को उतारने वाला जापान विश्व का पहला देश बन गया। यह दिसंबर 2020 एस्ट्रॉयड्स के नमूने के साथ ही अर्थ पर लौट आया। नासा ने अक्टूबर 2021 में जुपिटर के ट्रोजन एस्ट्रॉयड्स का स्टडी करने के लिए फ्लोरिडा के कैनावेरल स्पेस सेंटर से एटलस वी रॉकेट द्वारा लूसी मिशन प्रक्षेपित किया और सोलर एनर्जी द्वारा संचालित इस मिशन की अवधि 12 ईयर से अधिक है। इस दौरान यह स्पेस मिशन सोलर सिस्टम के विकास के बारे में स्टडी करने के लिए लगभग 6.3 बिलियन किलोमीटर डिस्टेंस तय कर कुल 8 प्राचीन एस्ट्रॉयड्स का परिभ्रमण करेगा और इस तरह से इन क्षुद्रग्रहों में 7 बृहस्पति ट्रोजन क्षुद्रग्रहों के अतिरिक्त एक मुख्य बेल्ट क्षुद्रग्रह डोनाल्ड जॉनसन भी शामिल है। बृहस्पति की कक्षा में एक समूह में परिक्रमा कर रहे क्षुद्रग्रहों के 2 समूहों या झुंडों को ट्रोजन क्षुद्रग्रह या ट्रोजन एस्ट्रॉयड्स भी कहते हैं। यूनाइटेड नेशंस ने ईयर 2017 में एस्ट्रॉयड्स के खतरे को लेकर जागरूकता बढ़ाने के ऑब्जेक्टिव से प्रतिवर्ष 30 जून को विश्व भर में इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे मनाने की घोषणा की थी। सो इन इंग्लिश,
Asteroids are small to hundreds of kilometers wide bodies orbiting the Sun in the region between Mars and Jupiter. It is estimated that there are about 1 billion asteroids in space with a diameter of more than 1 meter. More than 150 asteroids have two moons, which is why they are also called binary asteroids. They are classified into main belt asteroids, Trojans, and near-Earth asteroids. Their origin is a result of broken fragments from an explosion of planets, although some other theories have also been proposed in this regard. The Bernstein comet, discovered in November 2010, is the largest ice comet ever seen by astronomers. To protect the Earth from asteroid impact, NASA developed a mission called the Double Asteroid Redirection Test, means DART, which alters the path of an approaching asteroid so that it does not collide with Earth. It was launched on November 24, 2021. This is a NASA's first mission involving changing the orbit of an asteroid. DART works on the kinetic impact technique. It is being developed by the Johns Hopkins Applied Physics Laboratory, targeting an asteroid named Didymos, means binary, which passes close to Earth in October 2022 and 2024. The European Space Agency will send the Hera mission in 2024. It will reach the Didymos system, a binary near-Earth asteroid, in 2027. It will measure the craters created by the DART impact and study the change in the asteroid's orbit trajectory. NASA announced the launch of the Psyche mission in August 2022 to explore a giant metal asteroid named 16 Psyche in the main asteroid belt. It will reach the asteroid belt by 2026. This was the 16th asteroid discovered by scientists. It was discovered by Italian astronomer Annibale de Gasparis on March 17, 1852. The Chinklub impactor is an asteroid. It is believed that the sudden extinction of dinosaur species 66 million years ago was caused by this asteroid colliding with Earth. Its diameter was more than 10 km. When an asteroid is discovered for the first time, it is given a provisional name that is 8 characters long. In asteroids discovered by the International Astronomical Unit on November 11, 2006, have been known by the name of Indian classical vocalist Pandit Jasraj since September 23, 2019. These minor planets are assigned local numbers by the IAU, and the Pandit Jasraj planets have been given the numbers 300128. Prior to this, on April 12, 2015, NASA named an asteroid located in space 316201 after Pakistani social activist Malala Yousafzai. On September 21, 2018, two robotic rovers were landed on an asteroid named Ryugu with the help of unmanned Hayabusa 2 spacecraft operated by the Japan Aerospace Exploration Agency. Japan became the first country in the world to land a robotic rover on an asteroid. It returned to Earth with asteroid samples in December 2020. In October 2021, NASA launched the Lucy mission using an Atlas
5 rockets from the Cape Canaveral Space Station in Florida to study Jupiter Trojan asteroids. Powered by solar energy, this mission has a duration of more than 12 years. During this time, the spacecraft will travel a distance of approximately 6.3 million kilometers to survey a total of 8 ancient asteroids to study the evolution of